आज़ादी के 77 साल हो गए, लेकिन भारत आज भी एक डेवलप्ड नेशन क्यों नहीं बन पाया? ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से कई लोगों के मन में आता है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। लेकिन सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल, क्या कोई देश गरीबी में रहते हुए विकसित हो सकता है? इसका सीधा और सरल जवाब है नहीं। विकसित होने के लिए पैसा चाहिए, पर यह पैसा आता कहां से है? सोचिए, अगर सिर्फ नोट छापने से कोई देश अमीर हो जाता तो अब तक तो दुनिया का हर देश ये कर चुका होता। तो फिर पैसा बनता कैसे है? चलिए इसी को समझते हैं। और सच कहूं तो पैसा हवा से बनता है। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है ना? लेकिन ये सच है। आइए देखते हैं ये काम कैसे करता है। देखिए, सैकड़ों साल पहले बार्टर सिस्टम चलता था, मतलब सामान के बदले सामान। लेकिन इसमें बहुत दिक्कतें थी। फिर आए धातु के सिक्के, जिससे व्यापार करना थोड़ा आसान हुआ। पर सिक्कों को साथ लेकर घूमना और चोरी का डर, ये एक नई समस्या थी। तो लोगों ने अपना सोना सुनारों के पास जमा करना शुरू कर दिया, और बदले में सुनार उन्हें एक कागज की रसीद दे देता था। धीरे धीरे लोगों ने सोने के बजाय इन्हीं रसीदों से लेन देन करना शुरू कर दिया। बाद में इसी आइडिया को सरकारों ने अपना लिया और कागज के नोट छापने शुरू कर दिए। हर नोट पर लिखा होता है, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। तो आज जो हमारी जेब में करेंसी है, वो असल में सिर्फ एक वादा है। इसकी कीमत किसी सोने से नहीं, बल्कि उस पूरे सिस्टम में हम सबके भरोसे से है। तो पैसा हवा में बनता कैसे है? चलिए एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आपने बैंक में 10 रुपए जमा किए। अब बैंक क्या करेगा? वो इसमें से 9 रुपए किसी को लोन पर दे देगा। उस आदमी ने वो 9 रुपए किसी कंपनी को पेमेंट में दे दिए, और उस कंपनी ने वो 9 रुपए वापस बैंक में जमा कर दिए। अब हिसाब देखिए, आपके खाते में 10 रुपए हैं, कंपनी के खाते में 9 रुपए हैं, और जिसने लोन लिया था वो अभी भी 9 रुपए के कर्ज में है। अगर आप इन सबको जोड़ें तो कागज पर अब 28 रुपए सर्कुलेशन में है, जबकि असल में शुरुआत तो सिर्फ 10 रुपए से हुई थी। बस इसी तरह इकोनॉमिक एक्टिविटी से पैसा बढ़ता है। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? असली दौलत इकोनॉमिक एक्टिविटी से आती है। एक देश जितना ज्यादा सामान और सेवाएं बनाता है, उतना ही ज्यादा पैसा चलन में आता है, और देश उतना ही अमीर बनता है। लेकिन अगर पैसा बनाना इतना सीधा है, तो फिर भारत को कौन सी चीज रोक रही है? यहीं पर सामने आता है एक विशियस साइकिल, एक दुष्चक्र, जिसे समझना बहुत जरूरी है। यह दुष्चक्र कह सकते हैं कि 3 कोनों से मिलकर बना है: बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन और मीडिया। होता क्या है? बिजनेसमैन राजनीतिक पार्टियों को चंदा देते हैं। बदले में जो पार्टी सत्ता में आती है, वो ऐसी नीतियां और सरकारी ठेके बनाती है जिससे उन्हीं बिजनेसमैन को फायदा हो। और फिर इन्हीं बिजनेसमैन की मीडिया चैनल जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाकर फालतू की बहसों में उलझाए रहते हैं। और इस पूरे खेल में विपक्ष की भूमिका पर भी सवाल उठते हैं। विकास, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जरूरी मुद्दों पर सरकार को घेरने के बजाय चर्चा अक्सर जातिगत जनगणना या ईवीएम हैकिंग जैसे विषयों के इर्द गिर्द ही घूमती रह जाती है। चलिए अब विकास से जुड़ी एक बहुत बड़ी गलतफहमी पर आते हैं, और वो है सरकारी नौकरियों को लेकर। इसे समझने के लिए रमेश और सुरेश का उदाहरण लेते हैं। रमेश एक सरकारी क्लर्क है। उसकी सैलरी टैक्स के पैसे से आती है, मतलब जो पैसा पहले से सिस्टम में मौजूद है वही एक जेब से दूसरी जेब में जा रहा है। वहीं सुरेश एक फैक्ट्री में काम करता है। उसकी सैलरी फैक्ट्री में बने सामान को बेचकर आती है, जिससे देश में नया पैसा आता है। दोनों खर्च भले ही बराबर करें, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था पर दोनों का असर जमीन आसमान का है। तो होता क्या है? जब टैक्स का ज्यादातर पैसा सड़कों, अस्पतालों और स्कूलों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होने के बजाय सिर्फ सैलरी देने में चला जाता है, तो देश का विकास थम सा जाता है। ये कुछ ऐसा है कि गाड़ी तो खरीद ली, लेकिन उसे चलाने के लिए सड़कें ही नहीं हैं। तो सवाल उठता है, क्या भारत कभी विकसित नहीं होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन इसके लिए एक बहुत ही क्लियर और बोल्ड प्लान की जरूरत है। आइए इसके कुछ जरूरी हिस्सों पर नजर डालते हैं। सबसे पहली और सबसे बुनियादी जरूरत है बिजली। अब मजे की बात यह है कि भारत अपनी जरूरत से ज्यादा बिजली बनाता है, फिर भी पावर कट होते हैं। क्यों? वजह है ट्रांसमिशन लॉस। मतलब बिजली बनाने से लेकर हमारे घरों तक पहुंचने में 20% बिजली तो रास्ते भी ही बर्बाद हो जाती है। सोचिए, जबकि डेवलप्ड देशों में ये आंकड़ा सिर्फ 2 से 5% होता है। तो इसका सल्यूशन क्या है? देखिए, मुफ्त बिजली जैसी योजनाओं को रोककर वो पैसा ट्रांसमिशन सिस्टम को सुधारने में लगाना होगा। साथ ही बिजनेस करना आसान बनाना होगा।
लाइसेंस और मंजूरी के लिए एक सिंगल विंडो ऑनलाइन सिस्टम हो, जहां काम एक तय समय में पूरा हो, ताकि भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश ही ना बचे। इसके बाद आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। हमें ऐसी सड़कें, पोर्ट्स और रेलवे चाहिए जो हमारे सामान को दुनिया के बाजारों तक तेजी से और सस्ते में पहुंचा सके। हमें वियतनाम जैसे देशों से सीखना होगा और ऐसी नीतियां बनानी होंगी जो विदेशी कंपनियों को भारत में फैक्ट्री लगाने के लिए आकर्षित करें। लेकिन मान लीजिए ये सब हो गया, इंडस्ट्रीज आ गईं, नौकरियां भी आ गईं। क्या हमारे युवा इन मौकों के लिए तैयार हैं? ये आंकड़ा देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। 2024 में आईआईटी जैसे टॉप संस्थानों के 38% ग्रेजुएट्स को नौकरी नहीं मिली। जब आईआईटीज का ये हाल है तो बाकी कॉलेजों की हालत का अंदाजा हम लगा ही सकते हैं। समस्या हमारी एजुकेशन सिस्टम की जड़ में है, जो सिर्फ रटने पर जोर देती है, प्रैक्टिकल स्किल्स पर नहीं। अब इसकी तुलना जरा जर्मनी से कीजिए, जहां ड्यूअल एजुकेशन सिस्टम है। वहां छात्र आधा दिन क्लास में थियरी पढ़ते हैं और आधा दिन किसी कंपनी में वेल्डिंग या कोडिंग जैसा काम सीखते हैं। नतीजा, जर्मनी के पास आज दुनिया की सबसे स्किल्ड वर्कफोर्स है। भारत को भी कुछ ऐसा ही करना होगा। पहला, प्रैक्टिकल एजुकेशन को कंपल्सरी बनाना होगा, जिसमें लैब्स और वर्कशॉप हों। दूसरा, आईटीआई जैसे संस्थानों को मजबूत करना होगा। और तीसरा, ये पक्का करना होगा कि कॉलेजों का कोर्स इंडस्ट्री की ज़रूरतों के हिसाब से ही बने। ये सारे समाधान तो पॉलिसी लेवल पर हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन पॉलिसीज को लागू होने से रोक कौन रहा है, और एक आम नागरिक के तौर पर क्या कुछ किया जा सकता है? सबसे बड़ी रुकावट है भ्रष्टाचार। एक अनुमान है कि भारत की जीडीपी का करीब 5% हर साल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। 5%। सोचिए, अगर ये पैसा सही जगह लगे तो जो विकसित भारत का सपना हम 2047 के लिए देख रहे हैं, वो 2030 तक पूरा हो सकता है। तो सवाल फिर वही कि इस इतने बड़े सिस्टम के सामने एक आम इंसान क्या कर सकता है? क्या सच में कोई उम्मीद है? जवाब है हाँ, बिल्कुल है। पहला कदम है जानकारी। अपने नेता का रिपोर्ट कार्ड देखिए, उन्होंने संसद में कितने सवाल पूछे, कितने दिन आए। दूसरा, स्थानीय स्तर पर एक साथ आइए, अपने मोहल्ले, गांव या शहर की जरूरी चीजों की एक लिस्ट बनाइए। और तीसरा, जब कोई नेता वोट मांगने आए तो उसे वो लिस्ट थमा दीजिए। जब हर तरफ से विकास की मांग उठेगी तो पार्टियों को अपनी प्राथमिकताएं बदलनी ही पड़ेंगी। हो सकता है कि हम अकेले सिस्टम को न बदल पाएं, लेकिन हम सही सवाल तो पूछ ही सकते हैं। और सोचिए, जब 140 करोड़ लोग एक साथ मिलकर सही सवाल पूछेंगे तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जो इस बदलाव को रोक सके। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं होता, हारा वही है जो कभी